नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मानव शरीर का अविश्वसनीय जैविक कारखाना। अक्सर जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि यह बस एक स्थिति है ना? लेकिन विज्ञान की नज़रों से देखें तो जीवन एक अथक, बिना रुके 24 घंटे चलने वाला कारखाना है। आज के इस सफर में हम जीवन को बनाए रखने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रक्रमों या प्रक्रियाओं को गहराई से समझेंगे, जिन्हें विज्ञान की भाषा में जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सवाल जो दिमाग में आता है, हम जीवित और निर्जीव के बीच आखिर अंतर कैसे करते हैं? दौड़ते हुए कुत्ते या हरी पत्तियों वाले पौधे को देखकर तो कोई भी आसानी से कह देगा कि भाई ये जीवित हैं। लेकिन तब क्या, जब वे गहरी नींद में हों या उनमें कोई भी बाहरी हलचल न दिख रही हो? असल में जीवन की सबसे पक्की और प्रामाणिक पहचान ये है, अदृश्य और निरंतर होने वाली आणविक गति, यानी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। ये गति जीवों के भीतर लगातार बिना रुके चलती रहती है, और सच मानिए यही जीवन का असली रहस्य है। तो फिर ये जैव प्रक्रम आखिर हैं क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये वे सभी मेंटेनेंस या अनुरक्षण कार्य हैं जो जीवों में लगातार चलते रहने चाहिए। भले ही कोई जीव गहरी नींद में सो रहा हो या बस चुपचाप बैठा हो, ये प्रक्रियाएं शरीर में टूट फूट को रोकने और पूरी संरचना को बनाए रखने के लिए बैकग्राउंड में बिना रुके काम करती रहती हैं। बस एक पल का ब्रेक और ये पूरा जैविक कारखाना ठप हो जाएगा। इस बेहद जटिल कारखाने को बिना किसी गड़बड़ी के चलाने के लिए 4 मुख्य विभागों की जरूरत होती है। आज का हमारा एजेंडा भी यही 4 विभाग हैं। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। तो चलिए पहले विभाग से शुरुआत करते हैं, पोषण, यानी जैविक कारखाने को ईंधन देना। किसी भी कारखाने को चलाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है? ऊर्जा। और जीवों के लिए ये जरूरी ऊर्जा बाहरी वातावरण से कार्बन आधारित स्रोतों के रूप में शरीर के अंदर आती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर जीव इस ईंधन को एक ही तरीके से प्राप्त नहीं करता। यहीं पर स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच का एक बड़ा अंतर सामने आता है। स्वपोषी जीव जैसे कि हमारे हरे पौधे बिल्कुल आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। वे सूरज की रोशनी जैसे एकदम सरल अकार्बनिक स्रोतों का इस्तेमाल करके उच्च ऊर्जा वाले पदार्थ तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ आते हैं विषमपोषी, जैसे कि इंसान और जानवर। ये ऊर्जा के लिए पूरी तरह से अन्य जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों को तोड़ने पर निर्भर होते हैं। पौधों के स्वपोषी पोषण का तंत्र सच में अद्भुत है। पत्ती के इस अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन को देखने पर हरे रंग के छोटे छोटे बिंदु साफ दिखाई देते हैं। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और इन्हीं के अंदर होता है क्लोरोफिल। और पता है, यहीं पर सारा असली जादू होता है। यहीं पर प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है और पौधे के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित या रिड्यूस किया जाता है। सच में ये एकदम प्रकृति के अपने सोलर पैनल जैसा है। चलिए अब इंसानों की बात करते हैं। मानव शरीर के पास ये बेहद जटिल आहार नाल होती है। जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो असल में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये भोजन मुंह से अपनी यात्रा शुरू करके अत्यधिक कुंडलित छोटी आंत तक पहुंचता है। इस पूरी लंबी यात्रा के दौरान जैविक उत्प्रेरक, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं, इस जटिल भोजन को छोटे छोटे अवशोषित होने लायक अणुओं में तोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही शानदार और सुव्यवस्थित विखंडन प्रक्रिया है। ठीक है, तो कारखाने को अपना कच्चा माल और ईंधन मिल गया, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। ये कारखाना इस ईंधन के अंदर कसकर बंद ऊर्जा को आखिर खोलेगा कैसे? क्योंकि सिर्फ खाना खा लेना ही काफी नहीं है। कोशिकाओं की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस ईंधन का ऑक्सीकरण करना बहुत जरूरी है। और ठीक यहीं पर हमारा दूसरा विभाग तस्वीर में आता है, श्वसन। हमारा दूसरा विभाग है श्वसन। इसका मुख्य काम है ऊर्जा को मुक्त करना। देखिए, श्वसन का मतलब केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं होता। विज्ञान में ये वास्तव में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की वो महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो उपयोग करने लायक ऊर्जा जारी करने के लिए कोशिकाओं के भीतर भोजन के अणुओं को तोड़ती है। अब श्वसन प्रणालियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की भरपूर मौजूदगी में होता है। ये ग्लूकोज को पूरी तरह से तोड़ देता है और हमें अधिकतम ऊर्जा देता है। इसके उलट अवायवीय श्वसन हवा की अनुपस्थिति में होता है,
जैसे कि यीस्ट में, या फिर तब जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं बहुत अधिक काम कर रही होती हैं। कभी सोचा है ज्यादा कसरत करने पर मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने पर वहां लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। ग्लूकोज का विखंडन कई अलग अलग रास्तों से हो सकता है, चाहे ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो। लेकिन यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये है कि ये सभी रास्ते अंततः एटीपी यानी एटीपी का संश्लेषण करते हैं। एटीपी हमारी जैविक ऊर्जा मुद्रा या करेंसी है। कोशिका के भीतर होने वाली सभी जरूरी ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक प्रतिक्रियाओं को चलाने के लिए इसी एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है और मानव श्वसन तंत्र की बनावट इसके लिए सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। फेफड़ों के ठीक अंदर ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कूपिका या एल्वियोलाई कहा जाता है। ये कूपिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बेहद कुशल आदान प्रदान के लिए एक बहुत बड़ा सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया प्रदान करती हैं। तो ऊर्जा मुक्त हो गई। लेकिन अब यहां एक सोचने वाली बात है, बड़े और बहुकोशिकीय जीवों में ये ऊर्जा और ऑक्सीजन शरीर की हर एक सूक्ष्म कोशिका तक पहुंचती कैसे है? केवल साधारण विसरण या डिफ्यूजन के भरोसे तो काम नहीं चल सकता। इसके लिए एक प्रॉपर समर्पित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की जरूरत होती है और यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे विभाग की। तीसरा विभाग है परिवहन, यानी हमारा अपना वितरण नेटवर्क। ये विभाग शरीर के भीतर एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन, ऑक्सीजन और यहां तक कि अपशिष्ट पदार्थों को ले जाने का अहम काम संभालता है। और इस पूरे वितरण नेटवर्क का जो हेडक्वार्टर या केंद्र है वो है ये शानदार अंग, मानव हृदय। ये कोई साधारण अंग नहीं बल्कि एक बहुत ही उच्च विशिष्ट मस्कुलर पंप है। हृदय के अंदर अलग अलग कक्ष या चैम्बर्स होते हैं और इनका डिजाइन इतना सटीक होता है कि ये ऑक्सीजन से भरे हुए रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त के साथ गलती से भी मिलने नहीं देता। आइए जरा इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। पहला कदम, ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों में पंप किया जाता है ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके। दूसरा कदम, वहां से ताजा ऑक्सीजनित रक्त वापस हृदय में आता है। और तीसरा कदम, वह ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहा जाता है क्योंकि हर एक साइकिल के दौरान रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है ना कमाल का सिस्टम? खैर, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, पौधों को भी एक मजबूत परिवहन नेटवर्क की जरूरत होती है। उनके पास खून तो नहीं है, लेकिन उनके पास जाइलम और फ्लोएम ऊतक होते हैं। जाइलम वो पाइपलाइन है जो मिट्टी से पानी और जरूरी खनिजों को खींचकर ऊपर की ओर ले जाती है, जबकि फ्लोएम वो टिश्यू है जो पत्तियों में तैयार हुए प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों को पौधे के बाकी सभी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है। पौधों का एक और शानदार मैकेनिज्म है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। पत्तियों से पानी का लगातार वाष्पीकरण होता रहता है और ये एक तरह का खिंचाव या सक्शन दबाव बनाता है। ये सक्शन इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ये जड़ों से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगी तक पानी को ऊपर खींच लेता है, वो भी बिना किसी मोटर के, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के नियमों का इस्तेमाल करते हुए। चलिए, तो अब तक ईंधन जल चुका है और माल हर जगह पहुंच चुका है, लेकिन किसी भी असली कारखाने की तरह ऊर्जा उत्पादन की इन सारी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से कुछ जहरीले उप उत्पाद या कचरा भी पैदा होता है। खास तौर पर नाइट्रोजन युक्त ये कचरा शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और इसे बाहर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए अब चलते हैं अपने अंतिम विभाग की ओर। हमारा चौथा और अंतिम विभाग है उत्सर्जन, यानी अपशिष्ट प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट। ये शरीर से हानिकारक मेटाबॉलिक कचरे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की एक बहुत ही आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे गुर्दे यानी किडनी। यहीं पर मूत्र का निर्माण होता है, फिर यह मूत्रवाहिनी से होकर नीचे की ओर जाता है और एक पेशिया मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाता है और तब तक वहां रहता है जब तक कि इसे शरीर से बाहर न निकाल दिया जाए। अगर किडनी के अंदर गहराई में झांक कर देखें तो वहां एक अत्यंत जटिल संरचना मौजूद है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन असल में किडनी की सबसे बुनियादी फिल्टर करने वाली इकाई है। यहां मौजूद बोमन संपुट और केशिकाओं का जाल एक छलनी की तरह काम करता है। ये पानी और शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों को समझदारी से वापस सोख लेता है और यूरिया जैसे हानिकारक कचरे को फिल्टर करके बाहर का रास्ता दिखा देता है। इंसानों के विपरीत
पौधों के पास ऐसा कोई भी जटिल उत्सर्जन अंग नहीं होता, लेकिन वे भी कम चतुर नहीं होते। पौधे अपने कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कई रणनीतियां अपनाते हैं। वे अपशिष्ट को कोशिकीय रिक्तिकाओं या वैक्यूज में जमा कर लेते हैं, मृत पत्तियों को गिरा देते हैं या फिर पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ पौधे तो अपना अपशिष्ट सीधे आसपास की मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। अगर केवल जीवित रहने के लिए ही निरंतर आणविक गति की आवश्यकता है, तो जरा सोचिए, इसी पल, बिल्कुल इसी सेकंड, मानव शरीर के अंदर कितने सारे सूक्ष्म चमत्कार हो रहे होंगे। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों प्रणालियां बिना थके एक साथ मिलकर जीवन को बनाए रखने के लिए काम कर रही हैं। सच में, मानव शरीर ही अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल जैविक कारखाना है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने जीवन की इस पूरी अद्भुत प्रक्रिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।